क्लासिकल कंडीशनिंग डिटर्मिनेंट्स यानी कि प्राचीन अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक। प्राचीन अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारकों में जो सबसे पहला कारक आता है वो है अनकंडीशन रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ यानी कि अनानुबंधित अनुक्रिया की शक्ति। जब प्राचीन अनुबंधन स्थापित होता है तब केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है कि दो उद्दीपकों के बीच में साहचर्य स्थापित हो जाए, एक नवीन उद्दीपक और एक प्राकृतिक उद्दीपक के बीच में, बल्कि ये भी जरूरी है कि जो प्राकृतिक उद्दीपक है वो भली प्रकार से अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि प्राकृतिक अनुक्रिया उत्पन्न करने में समर्थ हो और लगातार प्रोड्यूस कर रहा हो। यानी भोजन के प्रति लार स्राव वैसे तो स्वाभाविक अनुक्रिया है, पर यह जरूरी नहीं है कि हर बार भोजन देख के लार स्राव हो। तो कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि भोजन से हमेशा ही लार स्राव उत्पन्न हो, यानी भोजन की क्वालिटी या जो क्वांटिटी है वो इस नेचर की होनी चाहिए कि उसे देखकर जो प्राणी है वो स्वतः ही अनुक्रिया देने लग जाए। दूसरा जो फैक्टर आता है वो है नेचर ऑफ कंडीशन स्टिमुलस यानी कि जो नवीन उद्दीपक जो एसोसिएशन के लिए दिए जाने वाला है उसकी प्रकृति। तो जो नवीन उद्दीपक है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उससे किसी भी तरीके से अनकंडीशन रिस्पॉन्स प्रयोग के प्रारंभ में उत्पन्न ना हो रहा हो, क्योंकि यदि पहले से ही वो कुछ इस प्रकार का रिस्पॉन्स उत्पन्न हो रहा है तो कंडीशनिंग तो ऑलरेडी हुई हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि उसके प्रति तो स्वाभाविक अनुक्रिया मिल ही रही है। तो जो भी नवीन उद्दीपक है वो प्रयोग की दृष्टि से पूर्णतया उदासीन होना जरूरी है, और उसका नेचर इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस है वो उसके समान या उससे बिल्कुल विरोधी भी नहीं होना चाहिए, जो कि जब अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है वो उससे प्रतिस्पर्धा करने लग जाए। यानी कि नवीन उद्दीपक का उदासीन होना बहुत जरूरी है, और ये भी होना बहुत जरूरी है कि वो प्रयोग के प्रारंभ से कोई सार्थक अनुक्रिया उत्पन्न ना करता हो, कोई भी ऐसी अनुक्रिया उत्पन्न ना करता हो जो कि मेजरेबल है या जो प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आता है जो CS और US के बीच में, स्वाभाविक उद्दीपक और नवीन उद्दीपक के बीच में जो समय अंतराल है वो अनुबंधन की प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब अनुबंधन स्थापित किया जा रहा है तब कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस से पहले कई बार प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ये कितना पहले हो, पहले बंद हो जा रहा है या साथ साथ चल रहा है, ये जो है ये कंडीशनिंग पर बहुत प्रभाव डालते हैं। और यदि ये समय अंतराल बहुत ज़्यादा होगा तो जो अनुबंधन है वो स्थापित ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्रयोज्य है वो ये कोरिलेट ही नहीं कर पाता कि जो नया उद्दीपक आ रहा है उसका कोई स्वाभाविक उद्दीपक से किसी प्रकार का कनेक्शन है। और यही वजह है कि जब बैकवर्ड कंडीशनिंग कराई जाती है, पश्चमुखी अनुबंधन कराया जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस के बीच में किसी प्रकार का साहचर्य स्थापित नहीं कर पाता। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आता है नंबर ऑफ एक्विजिशन ट्रायल्स, यानी कि जो अर्जन करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनकी संख्या। ये कैसे प्रभाव डालेंगे? हम अभी तक यह बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं कि जो प्राचीन अनुबंधन की प्रक्रिया है उसमें हम एक नवीन उद्दीपक और एक प्राकृतिक उद्दीपक की बार बार साहचर्य स्थापित करा रहे हैं, बार बार उनको साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अनुबंधन हो रहा है या जिसे हम अर्जन कह रहे हैं, जो प्राणी है वो सीख रहा है। तो इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि जब पहली बार ही जब प्रयोज्य को उद्दीपक
दिया जा रहा है नया तो वो उसके प्रति रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे। इट टेक्स टाइम, काफ़ी प्रयास इसके लिए करने पड़ते हैं और जितना ज़्यादा प्रयास कराए जाएंगे उतना ही जो एक्विजिशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसको भूलने की संभावना कम हो जाती है। यानी जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है, बार बार जो दोहराने की संख्या है, वो अर्जन को स्ट्रॉन्ग कर देती है और कंडीशनिंग जो एक बहुत अच्छी कंडीशन में पहुंच जाती है। इसके बाद जो दूसरे फैक्टर्स आते हैं इन्हें हम सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि जो गौण निर्धारक हैं। ये कारक जो हैं कंडीशनिंग की प्रोसेस पर प्रभाव तो डाल रहे हैं लेकिन जो मुख्य कारक है उनसे कुछ हद तक कम। तो इसमें जो पहला कारक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास का वितरण। अब इस प्रोसेस में, कंडीशन की प्रोसेस में प्राणी को बार बार जो कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस बार बार प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ये कितनी बार प्रेजेंट किया जाएगा, कितनी देर में प्रेजेंट किया जाएगा, ये बहुत मैटर करता है। यदि बहुत जल्दी और हर एक प्रयास में जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस दिया जा रहा है तो उसकी जो कंडीशनिंग है वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होती। जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, जो जब स्लो रेट है, यानी कि ये सबसे बढ़िया कंडीशनिंग यहाँ पर हो रही है, जबकि जो स्लो रेट है 11 से 20, द इन्फ्लुएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस ऑन द एक्विजिशन ऑफ कंडीशन आईलिड रिस्पॉन्स, ये जो है आईलिड की कंडीशनिंग कराई गई है और ये देखा गया है कि ये 3 अलग अलग रेट्स पर इनकी कंडीशनिंग कराई गई, जो 3 ट्रायल पर मिनट, यानी 1 मिनट में कुल 3 बार ट्रायल दिए गए। ये 1 मिनट में, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये एक बार में 1 मिनट में 9 ट्रायल दिए गए और ये जो लाइन है ये 18 ट्रायल पर मिनट दिए गए। तो सबसे स्टेडी जो कंडीशनिंग हो रही है वो तब हुई है जब 3 ट्रायल पर मिनट दिए गए हैं। यानी बहुत हड़बड़ी में कंडीशनिंग नहीं होती, ग्रेजुअली कंडीशनिंग होगी। यानी प्रयोज्य को ये समझ में आना चाहिए कि कुछ पेयरिंग हो रही है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक कंडीशनिंग नहीं होगी। इसीलिए जितना ज़्यादा ट्रायल्स का वितरण ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छी लर्निंग होगी। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट आता है वो है परसेंटेज ऑफ ट्रायल्स इन विच यूएस अपीयर्स, यानी कि कितने प्रतिशत प्रयासों में घंटी के बाद भोजन दिया जाएगा। अभी तक हमें जो प्रक्रिया है वो देखकर ऐसा लग रहा है कि हर एक ट्रायल में जो घंटी के बाद भोजन दिया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये जैसे ये हो सकता है कि कुछ ट्रायल्स में केवल घंटी दी जाए और कुछ ट्रायल्स में घंटी प्लस भोजन दिया जाए। तो ये कम से कम अध्ययनों में ये पाया गया है कि कम से कम 50% बार भी यदि भोजन दिया जा रहा है तो कंडीशनिंग स्टैब्लिश हो जाती है। तो कितने परसेंट, यदि इससे कम नंबर ऑफ ट्रायल में आप घंटी के बाद भोजन नहीं देते, मतलब भोजन देते हैं, तो कंडीशनिंग नहीं होगी। यानी एक प्रॉपर लेवल होना बहुत ज़रूरी है कंडीशनिंग स्टैब्लिश करने की। कम से कम 50% ट्रायल में सीएस और यूसीएस को साथ साथ प्रस्तुत करना लगभग अनिवार्य है। और ज़्यादा में तो खैर कंडीशनिंग होगी, लेकिन हर एक ट्रायल में दिया जाए भोजन ये ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट फैक्टर है एक्सटर्नल इनिबिशन। आपने ये पीछे भी इसके बारे में जानकारी ली थी। एक्सटर्नल इनिबिशन कहा जाता है बाह्य अवरोध को, और ये कब आता है, जब एक प्राणी एक्सटिंक्शन फेज में होता है, यानी विलुप्त, जब अपना सीआर को विलुप्त करने की स्टेज में होता है, और उस समय यदि अचानक से कोई बाह्य उद्दीपक प्रस्तुत हो जाता है तो वो जो रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स की कंसिस्टेंसी है वो प्रभावित होती है, और
उसका ध्यान भट जाने की वजह से उस प्रयास में कम से कम जो लार स्राव है वो नहीं मिलता। तो इस तरीके से बाह्य अवरोधक जो है वो कंडीशनिंग पर प्रभाव डाल रहा है, लेकिन साथ साथ इसका एक ऑपोजिट इफेक्ट भी होता है, यानी कि जब प्रयोजक में एक्सटिंक्शन हो रहा हो उस समय यदि कोई बाह्य अवरोधक प्रस्तुत कर दिया जाए तो वो वापस से लार स्राव की मात्रा बढ़ जाती है। दोनों ही प्रकार से ये कंडीशनिंग पर प्रभाव डाल रहा है। नेक्स्ट फैक्टर आता है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस से मतलब है व्यक्तिक भिन्नता। जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो सभी प्राणियों में एक समान नहीं देखने में आते। सभी प्राणी अपने आप में विशिष्ट है और ये बात पशुओं और मानवों सब पे एक समान लागू होती है। और इस वजह से जो सीखने की दर होती है वो सभी में अलग अलग होती है। जैसे एक डॉग एक ही जो CR देना हो सकता है 30 रिस्पॉन्सेज में 30 बार पेयरिंग में ही सीख जाए, लेकिन दूसरे डॉग को हो सकता है 50 ट्रायल्स भी देने पड़े। तो ये जो कंडीशनिंग के रेट में डिफरेंस देखने में आएगा। इसी प्रकार जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा एटीट्यूडनल फैक्टर, अभिवृत्तात्मक कारक। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आता क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं शरीर की। लेकिन जब ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे, मानवों पर जब ये कार्य किया जाता है और किसी ऐसे व्यवहार के बारे में कंडीशनिंग करी जाती है जिस पर वो स्वाभाविक नियंत्रण रख सकता है, जिसपे वो ऐच्छिक नियंत्रण रख सकता है, तब उसका एटीट्यूडनल फैक्टर उस पर प्रभाव डाल सकता है। जैसे क्योंकि प्रयोग में जरूरी नहीं कि प्रयोज्य को प्रयोग का उद्देश्य भी बताया जाए, तो जब एक प्रयोग में सपोज उसको शॉक दिया जाता है तो उसे लगता है कि ये मेरा शक्ति परीक्षण है और वो उसकी वजह से उसके प्रति रिएक्ट नहीं करता। जहाँ पे उसे विड्रॉल करना था, जहाँ पे उसे झटके से हाथ हटाना था, वो शक्ति परीक्षण जानबूझकर वहाँ पर विड्रॉल नहीं कर रहा, अपना हाथ नहीं हटा रहा। इस तरीके से ये जो है कंडीशनिंग के जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर प्रभाव देखने में आएगा। अब हम बात करेंगे कि असल जीवन में किस तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग देखने में आती है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी गतिविधियां हैं जहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, लेकिन यहाँ पर मेनली मैं एक एक्सपेरिमेंट की बात करना चाहूँगी जो कि बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है वॉटसन का। उन्होंने पवलव से प्रभावित होकर ये प्रूव करने की कोशिश करी कि एक प्राणी के जो इमोशनल रिएक्शंस हैं, जो सांवेगिक प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी प्राचीन अनुबंधन के द्वारा अनुबंधित करी जा सकती है। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटा बच्चा 9 महीने का एक शिशु को अपने सब्जेक्ट के तौर पे लिया और उसे फरी ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलने को दिया गया, जिसमें उसने एक चूहे को बहुत पसंद करा। अब जब देखा कि वो उसकी लाइकिंग उसके प्रति है, तो धीरे धीरे और एक चीज़ और नोट करी कि वो तेज आवाज़ से डरता है। तो अब उन्होंने इसको कैसे एसोसिएट करा, अनकंडीशन स्टिमुलस इस प्रयोग में रहा लाउड नॉइज, तेज आवाज़, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स रहा फियर। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में वो बच्चा जब भी रैट को छूने के लिए हाथ बढ़ाता तेजी से आवाज करते, यानी ये जो अनकंडीशन स्टिमुलस लाउड नॉइज वाज प्रेजेंटेड विथ कंडीशन स्टिमुलस वाइट रैट। चूहे और आवाज को साथ साथ बार बार प्रस्तुत किया गया, तो एक समय के बाद उस बच्चे का डर उस चूहे के प्रति भी विकसित हो गया। देखिए यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट दिखाने की कोशिश करी है। ये एक शिशु है जिसके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं और वो चूहे को पसंद करता है, लेकिन जैसे ही वो चूहे को छूने को हाथ बढ़ाता है, ये तेजी से आवाज कर दी जाती है और एक समय के बाद जब कंडीशनिंग स्टैब्लिश होती है, बच्चा चूहे को देखकर भी डर दिखाना शुरू कर देता है। और इस प्रकार से उन्होंने, वॉटसन ने ये प्रूव करा कि जो बहुत सारी चीजों के लिए जो हमारा भय है वो कंडीशन होता है, अनुबंधित होता है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, उच्च श्रेणी अनुबंधन। उच्च श्रेणी अनुबंधन को
द्वितीय श्रेणी अनुबंधन भी कहा जाता है। और ये प्रक्रिया जब प्राचीन अनुबंधन के द्वारा अनुबंधन स्थापित हो जाता है, उसके बाद उससे उच्च श्रेणी में मतलब सेकंड ऑर्डर में जाकर ये वाली कंडीशनिंग स्टैब्लिश करी जाती है। और इसमें क्या करते हैं, जैसे मैं पहले आपको अगली स्लाइड दिखाती हूँ। ये देखिए, इस स्लाइड में क्या है, फूड और बेल के साथ कंडीशनिंग स्टैब्लिश हो गई, जो हमारा ट्रेडिशनल एक्सपेरिमेंट था। यानी अब घंटी को देखकर डॉग ने लार स्राव करना शुरू कर दिया, ये कंडीशनिंग स्टैब्लिश हो गई। अब जो हायर ऑर्डर कंडीशनिंग में क्या किया जाता है, घंटी को तो अनकंडीशन स्टिमुलस लिया जाता है, क्योंकि ये प्रयोग के प्रारंभ से ही एक लार स्राव की प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रही है। अब इसे यूसीएस लिया जाता है और एक लाइट को जो है वो कंडीशन स्टिमुलस लिया जाता है, और प्रयोग के दौरान इन दोनों की बार बार पेयरिंग करी जाती है। तो एक समय के बाद लाइट को देखकर भी लार स्राव होने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो हायर ऑर्डर कंडीशनिंग स्टैब्लिश होती है। यहाँ पर आकर हमारा जो क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है, और अगले लेक्चर में हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू।